हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी आपका केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई ये हमारा इंग्लिश की एक लेक्चर सीरीज हो रही है। आप में से जिनको पता है ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि ये इंग्लिश लेक्चर जो इंग्लिश की क्लासेस है आपकी, उसके लिए हम लोग एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश जीरो लेवल से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे। यानी जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है, और साथ साथ में हम लोग वोकैबुलरी का कुछ पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने कल वाली क्लास में जो स्टार्ट किया था वो था आपका इंग्लिश का फंडामेंटल यानी बेसिक्स। ठीक है। तो कल वाली क्लास में हमने इंग्लिश के बेसिक टर्म्स को जाना था। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है या किसी भी लैंग्वेज की, तो आप कहते हैं लेटर या फिर साउंड। उसके बाद में हमने देखा था कि भाई साउंड के बाद में या फिर लेटर के बाद में जो बड़ी यूनिट आती है वो क्या होती है, वर्ड। और वर्ड के बाद में जो बड़ी यूनिट आती है वो होती है फ्रेज, या उसके बाद में फिर क्लोज, और क्लोज के बाद में सेंटेंस। लेकिन हमने वर्ड के बाद में डायरेक्टली किस चीज पर आ गए थे हम लोग, सेंटेंस पर। ठीक है। चलिए, सेंटेंस के बारे में हमने कंप्लीट जान लिया था कि भाई सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका पहला वाला सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। उसके बाद में हमने जाना था कि भाई अगर आप अगर आप देखते हैं सेंटेंस में कहीं पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, या अगर हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो वहां पर आपको मेन वर्ब दिख जाए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हेल्पिंग वर्ब से आगे वाला, हेल्पिंग वर्ब को लगा करके आगे वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट यानी हिंदी में विधेय, और पीछे वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है जी। एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिएगा कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद में जो हमारी अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि पहले कंप्लीट थियोरेटिकल पोर्शन को हम लोग कवर करें। कवर करने के बाद में फिर क्या आता है, फिर आता है आपका प्रैक्टिस, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हैं, वो चाहे एसएससी हो या फिर अदर टैट के किसी एग्जाम्स को आप उठा लो, तो उसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। देखिए, टेक्निक भी यही होती है, तरीका भी यही होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं कि भाई एग्जाम्स में हम लोग यहाँ पर थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ करके चले गए, है ना, पढ़ करके चले गए और उसके बाद में मार्क्स आ नहीं रहे। तो कुछ लोग बोलते हैं, जैसे ऑफलाइन कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई सारा थियोरेटिकल पोर्शन हमने कवर किया, आपने भी पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस जब हम करने लगे तो क्वेश्चन हो नहीं रहे। तो देखो, इसकी सीधी सी पहली वजह तो ये हो सकती है कि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन को केवल पढ़ा है, उसको प्रैक्टिस नहीं किया। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अगर आपने किसी थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ा तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने वेपन्स को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, यानी आपको कंसेप्ट तो सारे आ गए, वेपन्स को आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन उनको चलाना, उनको यूज करना भी तो आना चाहिए। जैसे मान लो भाई आपके पास में सारे वेपन्स हैं, आपके पास में गन है, ये वाला वेपन है, दूसरा वेपन है। अब उसको चलाने के लिए अगर आपको केवल आपके पास में रखे हुए हैं तो वो किस काम के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद में, यानी थियोरेटिकल पोर्शन को पढ़ने के बाद में, जब तक आप उस पर कम से कम 100 200 300 400 क्वेश्चंस नहीं लगा लोगे तो वो पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं है। समझ रहे हो। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, जैसे देखिएगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो सीधा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े बिना सीधा जंप कर जाते हैं किस चीज पर, एमसीक्यू क्वेश्चंस पर, यानी वन लाइनर। लेकिन आप देखिएगा कि अगर सीधा आप उस पर जंप कर जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आपको उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पता ही नहीं है, आपको नहीं पता कि उसमें कंसेप्ट कैसे हैं या फिर किस तरीके से वो बना है, तो वन लाइनर क्वेश्चन को आप रटोगे। ठीक है। और वन लाइनर कुछ ऐसे होते हैं कि जो सीधी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते रहते हैं। वो सोचते हैं कि यार अब पहले हमने नाउन पढ़ा 10 घंटे का, उसके बाद में फिर 5 घंटे और कहीं पर पढ़ने में लगा दिए, फिर इस किताब को ले लिया, फिर उस किताब को ले लिया। लेकिन जब तक आप एक जगह से, मतलब किसी भी एक सोर्स पर टिक करके, आप एक सोर्स पर पूरी तरीके से निर्भर होकर के उस पर कम से कम 100 200 300 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लगा दोगे, कोई फायदा नहीं है उस ऐसे पढ़ने का। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही हमको ये आइडिया लगता है कि जो भी हमने सीखा उस सीखे हुए को अप्लाई कैसे करना है। समझ रहे। तो अप्लाई करना जब तक आप उसको नहीं अप्लाई कर लोगे तब तक वो चीज आपके पास में रखी हुई है, बेकार है, उसका कोई काम नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए हमने नाउन पढ़ा, अब नाउन पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर एग्जाम में नाउन से रिलेटेड जितने भी एरर के क्वेश्चन पूछे गए, या प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछे गए, या फिर जितने भी आपके फिलर्स के क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे ही आपको कम से कम मान के चलेगा कि कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन एरर के आपको लगाने हैं। कम से कम 50 से 60 और ज्यादा कर सकते हैं, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन लगाने हैं। और इतने ही मान करके चलिए आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन लगाने हैं। तो मेरे दोस्त,
ये हम लोग यहाँ पर करेंगे। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने हमने 10 से 11 घंटे, आप ये मानिएगा कि भाई अगर हमने, जैसे मान लीजिएगा अगर हमने 10 से 11 घंटे, जैसे मान लीजिएगा हमने नाउन को पढ़ा 10 से 11 घंटे, ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हमने इतना टाइम थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ने में लगाया, तो उसके बाद में हमारी अप्रोच ये रहेगी कि कम से कम आप ये मान करके चलेगा 200 से 300 क्वेश्चन, 200 से 300 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। किस चीज़ से? एरर से, एरर। और इतने ही लगभग आप मान के चलिए, थोड़ा कम, 80 से 100 के आसपास क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। किस चीज़ से? फिलर्स, यानी फिल इन द ब्लैंक से। इतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और समथिंग इतने ही क्वेश्चन हम लोग 80 से 100 मान लीजिएगा, इतने ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं किस चीज़ से? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इतने ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं किस चीज़ से? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आप इस बात को दिमाग में बैठा लो, थियोरेटिकल पोर्शन खाली अगर आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो प्रैक्टिस डिमांड करती है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है ना। भाई मान लीजिए आप ऐसे मैथ्स में ले लो, भाई मैथ्स में मान लीजिए आपने कोई थ्योरम पढ़ी, कई सारी थ्योरम होती है ज्योमेट्री में, तो थ्योरम को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप उस थ्योरम पर कम से कम 10 20 30 50 क्वेश्चन नहीं लगा लोगे, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट कि पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है, उसके बाद में आपको किस चीज पर जाना है? प्रैक्टिस पर जाना है। खाली प्रैक्टिस करोगे कोई फायदा नहीं है। क्यों? जब तक थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ा कैसे प्रैक्टिस करोगे? और अगर आप खाली प्रैक्टिस ही थ्योरेटिकल पोर्शन ही पढ़ते रह जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको स्टेप बाय चलना है। पहला स्टेप क्या होता है आपका कि आप किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक की पहले आपको क्या करनी है? कंप्लीट थ्योरी पढ़नी। ये होता है आपका स्टेप नंबर 1। और दूसरा क्या होता है? उसके बाद में करना है क्या? मल्टीपल टाइम आपको उस थ्योरी को रिवीजन करना है। रिवीजन, मल्टीपल टाइम क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में रिवीजन, और रिवीजन के बाद में क्या करना है आपको? उससे रिलेटेड प्रैक्टिस। किसी भी बुक को उठा लो, अगर आप बुक नहीं उठाएंगे तो मोस्टली ज़्यादा कम से कम 300-400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम यहीं पर कर लेंगे। फिर भी आप चाहें तो कोई बुक उठा सकते हैं। और उसके बाद में क्या होगा? थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हुआ, रिवीजन हुआ, और रिवीजन के बाद में प्रैक्टिस हो गई। और फिर प्रैक्टिस के बाद में क्या आता है आपका चौथा स्टेप? वो आता है आपका डायरेक्टली आप किस चीज पर जाओगे? मॉक पर, ठीक है। यही गलती हम लोग अक्सर करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मॉक टेस्ट कभी नहीं लगाते। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, भाई एग्जाम जब आने वाले होते हैं तो कम से कम आपको 50 से 60 मॉक टेस्ट लगाने जरूरी होते हैं। इससे ये फायदा होता है, एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपको क्या आता है? आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि भाई पहले किस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। मैथ्स को पहले करना है, जीएस को पहले करना है, फिर इंग्लिश को पहले करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। चलिए आ जाते हैं अपनी पोर्शन पर। चलिए, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था सेंटेंस के बारे में सारी चीजें हमने जान ली थी। तो अब अगला पोर्शन आता है आपका, वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा हिंदी में क्या कहलाता है? तो भाई ऑब्जेक्ट को आप हिंदी में बोलते हैं कर्म, इसको हिंदी में कहा जाता है कर्म, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? वो चीज यहां पर आपको एग्जाम में कहीं नहीं पूछी जाती, केवल ये पूछा जाता है कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो सेंटेंस में देख करके आपको अंडरलाइन, ये आपको ये पहचानना है कि इस वाक्य के अंदर कौन सा वर्ड होगा जो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला वाक्य आपके सामने है, इसमें दिया गया है कि आई इनवाइटेड रोहन। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको डायरेक्टली वो तरीका बता रहा हूं कि वाक्य के अंदर देख करके आपको ये पहचान में आना चाहिए कि वो कौन सा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पहले सेंटेंस में आई क्या है, तो आपका जवाब होगा सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर इनवाइटेड क्या है, तो आपका जवाब होगा मेन वर्ब। अब ये बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वाक्य के अंदर मेन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता ही आता है? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? मेन वर्ब के अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मेन वर्ब के बाद में आती हैं। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसके बाद में लिखा है आपका रोहन, ठीक है। मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है किसे, क्वेश्चन करना है किसे। और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो वूम, WHOM। तो पहला पॉइंट, जब आप मेन वर्ब से
वोम यानी किसी का जवाब मांगते हैं और उसके जवाब में जो भी आंसर आता है, उसके जवाब में जो भी आंसर आता है किसी का जवाब, ये कहलाता है आपका क्या, इनडायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहलाता है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में हम लोग लिखने वाले हैं IO, शॉर्ट में लिखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने आया कि मेन वर्ब से जब आप किसी का जवाब मांगते हैं, वोम का रिप्लाई मांगते हैं, तो उसके बाद में जो वर्ड उसके रिप्लाई में, उसके आंसर में बोला जाता है, तो वही वर्ड क्या कहलाता है आपका, ऑब्जेक्ट। कौन सा, इनडायरेक्ट। अभी समझिएगा, दूसरे वर्ड में, अगर दूसरे वाक्य में आप आएंगे तो आई क्या है आपका, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में एट क्या है, तो आप कहेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में जो एप्पल है, इसको ध्यान से देखेगा। तो मैंने कहा आई एट, मैंने खाया, तो सामने वाला पर्सन पूछेगा क्या, सामने वाला आदमी जो प्रश्न पूछेगा क्या, कि क्या खाया, इंग्लिश में कहें तो व्हाट। ठीक है जी। तो अब यहां पर देखिएगा, जब आप मेन वर्ब से क्या का जवाब मांगते हैं, जब आप मेन वर्ब से क्या का जवाब मांगते हैं, तो क्या के जवाब में जो रिप्लाई आता है वही कहलाता है क्या, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपके सामने लिखा है एन एप्पल, तो मेरे दोस्त एन एप्पल क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्ट। ये कहलाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं, DO। ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखो अभी तक हमने ये जाना कि जब भी वाक्य में कहीं पर आपको कोई मेन वर्ब नजर आ जाए, ठीक है, मेन वर्ब से पूछना है आपको किसे, इंग्लिश में कहें तो वोम, और उसके जवाब में जो भी आंसर आएगा वही कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब से अगर आप पूछते हैं क्या, अगर आप पूछते हैं क्या, उसके जवाब में जो भी आंसर आएगा वही कहलाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने कहा कि स्पोक, वो बोला, तो सामने वाला पूछेगा क्या, तो मैंने जवाब दिया ट्रुथ, सच। तो ये क्या के जवाब में बोला गया, तो ट्रुथ क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि दे बॉट, उन्होंने खरीदा, तो सामने वाला पूछेगा क्या, तो मैं आंसर दूंगा अ पेन, उन्होंने पेन खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या मैंने कहा कि शी प्लेड, वो खेली, तो कोई पूछेगा क्या, तो मैंने कहा क्रिकेट, या कुछ भी कह सकते हो हॉकी। ठीक है। तो ये क्या के जवाब में बोला गया, तो यही क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने जाना कि अगर वो किसी का जवाब है, जैसे मैंने कहा ही इनवाइटेड, उसने इनवाइट किया, तो सामने वाले पूछेगा किसे, वो, तो मेरा आंसर होगा अजय, अजय को इनवाइट किया, किसी को भी किया, तो वहां पर जो किसी का जवाब है वो क्या कहलाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, तो आपका आंसर होगा 2 टाइप। पहला क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई फर्स्ट इज दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप ये समझिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, तो ये होता है आपका रिप्लाई, ये होता है रिप्लाई, आंसर किस चीज का, रिप्लाई ऑफ व्हाट, रिप्लाई ऑफ व्हाट, क्या का जवाब, किससे, क्या का जवाब किससे लेना है, फ्रॉम मेन वर्ब, मेन वर्ब से आपको पूछना है क्या, तो जब आप मेन वर्ब से पूछोगे क्या और उसके जवाब में जो भी आंसर आएगा वही कहलाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, ये है भाई आपका रिप्लाई, ये है आपका आंसर, रिप्लाई ऑफ वोम, रिप्लाई ऑफ वोम। तो मतलब क्या हुआ, किसी का जवाब किससे लेना है, फ्रॉम मेन वर्ब, तो ये है आपका मेन वर्ब से किसी का जवाब। जैसे मैंने कहा कि दे आर बीटिंग, वे पीट रहे हैं, तो सामने वाला पूछेगा किसे, वोम, तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं मोहन को, सोहन को, अजय को। तो ये जो किसी का जवाब है यही है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। देखिएगा, आप ये देखिएगा कि ज्यादातर केस में 99% केस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, पर्सन। तो कभी कभी आप एक तरीके से आप ऐसे जल्दी से करना चाहें, आप सोचें कि भाई ये जवाब ना देना पड़े, तो आप सोच सकते हैं अगर वो पर्सन है, अगर वो मेन वर्ब के बाद में लिखा है वो पर्सन है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा आपका, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। और बात करें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो ये पर्सन नहीं आता, ये क्या होता है, या तो ये कोई थिंग होता है, वस्तु होता है, या फिर ये कोई आइडिया होता है। आप ये समझ लीजिए कि कुछ भी है पर पर्सन नहीं है, कुछ भी है पर पर्सन नहीं है। तो अगर वो पर्सन है, किसी का जवाब है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर वो वस्तु है, आइडिया है, क्या का जवाब है, तो वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। यहाँ पर आ जाओ जरा, एक आगे चल करके एक चैप्टर आता है, उसका नाम होता है आपका एडवर्ब, उसका नाम होता है एडवर्ब। तो अभी जरा आप उसको शॉर्ट में जान लो कि अगर है कोई रिप्लाई, अगर है कोई रिप्लाई आंसर किस चीज का, या तो वेयर का, वेयर का मतलब हाँ, या फिर वो है आपका वाई का रिप्लाई, वाई,
बाय का मतलब नो, नो मेन वर्ब से। या फिर वो है आपका व्हेन का रिप्लाई, व्हेन का मतलब कब, कब का रिप्लाई। या फिर वो है आपका हाउ, हाउ मीन्स कैसे, कैसे का जवाब। मेरे दोस्त आप एक बात समझिएगा, मेन वर्ब से अगर, मेन वर्ब से अगर कब का जवाब आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि ही केम, वो आया, तो सामने वाले ने पूछा कब, तो मैंने उसका रिप्लाई किया यस्टरडे, कल आया था। या मैं कहूँ लास्ट मंथ, पिछले महीने आया था। तो अगर वो मेन वर्ब से कब का जवाब है, अगर वो मेन वर्ब से कब का जवाब है, तो वो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। और वैसे ही मैंने कहा कि अगर वो कहाँ का जवाब है, जैसे मैंने कहा ही केम, आया, कहाँ आया, हियर, यहाँ। या मैंने कहा ही वेंट, वो गया, कहाँ गया, देयर, वहाँ। तो अगर वो कहाँ का जवाब है, जगह बता रहा है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी क्या है, एडवर्ब है। तो आप इस बात को दिमाग में बिठाओ कि भाई अगर वो वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे, अगर वो वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन चार का जवाब होगा तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। और अगर वो क्या का जवाब होगा तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर वो किसे का जवाब होगा तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान से देखिए और मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपकी मेन वर्ब क्या है, तो आपका आंसर होगा रीच। तो यहाँ पर आप मेन वर्ब से पूछेंगे रीच मीन्स पहुंचा, तो आप सामने वाला पर्सन पूछेगा कहाँ पहुंचा, तो आपका आंसर होगा द स्टेशन, वो कहाँ पहुंच गया, स्टेशन पहुंच गया। तो ये किस चीज का जवाब है, कहाँ का। तो मुझे बताइए क्या ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है जी, तो ये है आपका एडवर्ब। आगे बढ़ जाइए, आगे देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद में जरा आप एक्सप्लेनेशन देखो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में है कि ही हैज क्लीन्ड द स्टेशन। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही क्या है आपका सब्जेक्ट, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और क्लीन क्या है, मेन वर्ब। तो आपने पूछा कि उसने क्लीन कर दिया, तो सामने वाला पूछेगा क्या क्लीन किया है, तो मेरा आंसर होगा स्टेशन क्लीन किया है, स्टेशन साफ किया है। तो ये किस चीज का जवाब है, क्या का जवाब। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका, ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या का जवाब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे का जवाब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब, कहां, क्यों, कैसे का जवाब क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, देखो एक बात ध्यान से समझना, लास्ट वाले एग्जाम्पल में यही वर्ड आपके सामने था, वर्ड क्या था, द स्टेशन, तो यही क्या बन गया था, एडवर्ब बन गया था। और यहां पर देखिएगा अगले वाले में यही वर्ड आपके सामने है, कौन सा वर्ड, द स्टेशन, और यही वर्ड क्या बन गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसका मतलब कभी भी वर्ड्स को ऐसे याद नहीं करना कि भाई ये होता है, ये फिर ये होता है। याद करने से नहीं, उसको चीजों को समझना है। समझना कैसे कि भाई अगर वो कब, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब है तो एडवर्ब है, अगर वो क्या का जवाब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी का जवाब है तो इनडायरेक्ट। अगले को बताइएगा, अगला है आपका ही गोज, वो जाता है। उसको ध्यान से समझना, ही गोज मीन्स वो जाता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है जी। और अगर मैं आपसे कहूँ कहाँ जाता है, तो आपका आंसर होगा टू स्कूल, आपका आंसर होगा टू स्कूल। मेरे दोस्त टू स्कूल जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है कि एडवर्ब अभी तक जो आ रहे थे वो केवल एक शब्द थे। जैसे मैं कहूँ देयर हो गया, देयर हो गया, यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, तो एडवर्ब केवल एक शब्द था। लेकिन यहाँ पर आपके सामने दो शब्द आ गए, टू और स्कूल, और ये दोनों ही शब्द किस चीज का रिप्लाई है, कहाँ का जवाब। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब तब बोल पाते जब ये केवल एक शब्द होता, दो शब्द हैं तो आप इसको एडवर्ब फ्रेज कहना, आप इसको कहना एडवर्ब फ्रेज। बाकी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि भाई फ्रेज क्या होती है, फिर क्लोज क्या होती है। लेकिन अभी फिलहाल समझो कि अगर वो एक शब्द है तो एडवर्ब है, एक से ज्यादा शब्द है तो वो फ्रेज है। हालांकि क्लोज भी हो सकता है, वो आगे हम लोग जानेंगे कि क्या होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर गोज मीन्स जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ का जवाब हो गया टू स्कूल, तो यही क्या हो गया आपका एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। और आगे देखिएगा, अगर खास तौर पर आपसे टू के बारे में पूछा जाए तो क्या बताएंगे, प्रपोजिशन। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना कि भाई प्रपोजिशन जो जहां पर भी आती है, प्रपोजिशन के बाद में या तो कोई नाउन आता है, आगे जानेंगे क्या होता है, या फिर कोई प्रोनाउन आता है। ठीक है जी, प्रोनाउन आता है, और यही प्रोनाउन या फिर नाउन जो प्रपोजिशन के बाद में आ रहा है यही कहलाता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यही कहलाता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक बात दिमाग में बिठा लो पूरी तरीके से कि प्रपोजिशन के बाद में वही वर्ड आ सकते हैं, या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये स्कूल नाउन है, ये स्कूल क्या है आपका, नाउन है। लेकिन पूरे को अगर पूछा जाए कि ये टू स्कूल क्या है तो आप कहेंगे एडवर्ब है, फ्रेज है। लेकिन अगर टू अलग पूछे तो प्रपोजिशन, स्कूल अलग पूछे तो नाउन, और पूरा क्या है तो आपको पता है पूरा क्या है आपका एडवर्ब है। आगे देखो, अगले वर्ड में आपने देखा कि भाई ही, आपने देखा ही सब्जेक्ट हो गया, एज
हेल्पिंग वर्ब हो गई, और कमिंग मेन वर्ब हो गई। ठीक है, आपने पूछा वो आ रहा है, आपने पूछा वो आ रहा है, तो सामने वाले पूछेगा कब आ रहा है, तो मेरा आंसर आया टुडे, आज आ रहा है। तो ये कब का जवाब है। और हमने अभी अभी जाना कि भाई कब का जवाब, क्यों का जवाब, कैसे का जवाब, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनके जवाब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एडवर्ब कहलाते हैं। तो टुडे वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ड क्या है आपका, ये एडवर्ब है। आगे देखो, आगे आपको दिखा कि भाई मेन वर्ब क्या है, स्पीकिंग। मेन वर्ब क्या है, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग क्या है, मेन वर्ब। तो मैंने पूछा आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। आगे वर्ड दिखा हुआ कैसे बोल रहे हैं, क्लियरली। तो अगर मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूं और सामने वाला पूछेगा कि कैसे, तो मेरा आंसर आएगा क्लियरली। तो ये किस चीज का जवाब है, कैसे का जवाब। तो मेरे दोस्त कैसे का जवाब अभी हमने जाना कि कैसे का जवाब क्या होता है, एडवर्ब होता है। कैसे का जवाब क्या होता है, एडवर्ब होता है। आगे देखिएगा, द हंटर किल्ड, हंटर ने किल कर दिया, यानी हंटर ने मार दिया। किसे, हंटर ने मारा है। किसे मारा है, तो किसे का जवाब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑल इन क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिमाग में बिठा लो इस बात को अच्छे से कि कब का जवाब, किसे का जवाब, क्यों का जवाब, कैसे का जवाब, ये कहलाता है आपका एडवर्ब। और क्या का जवाब क्या कहलाता है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे का जवाब क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर केस में क्या आता है, पर्सन आता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है पर्सन नहीं होता है, वो होता है आपका, वैसे तो आप ये समझ लो कि वो क्या का जवाब होता है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वस्तु होती है या फिर कोई आइडिया, कोई विचार होता है। ठीक है, और पर्सन जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आगे देखो भाई, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने है कि द हंटर टुक, हंटर ने लिया, क्या लिया, क्या का जवाब है गन। ठीक है, तो क्या के जवाब में आया तो क्या होगा बताइए ध्यान से, ये होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखा हमने ही हैज कट अ ट्री, तो उसने कट कर दिया, उसने काट दिया। क्या काट दिया, तो क्या का जवाब आपके सामने आया, ट्री। तो ये क्या का जवाब है, तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। आगे आपके सामने है कि भाई आई गेव, मैंने दिया। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है जहां पर सेंटेंस में एक के साथ साथ दोनों ही ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने कहा कि उसने दिया, तो मैं पूछूंगा कि उसने क्या दिया, तो आंसर आएगा पेन दिया। तो ये क्या का जवाब है, ये क्या है, क्या का जवाब है। और क्या का जवाब क्या होता है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैं क्वेश्चन करूंगा कि अगर उसने पेन दिया तो किसे दिया, वो, तो ये जो हिम है ये किसे का जवाब है, जो हिम है ये किसी का जवाब है। तो आप कहेंगे किसी का जवाब है तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी वाक्य के अंदर बन सकती है जहां पर कोई ऐसी वर्ब दे दी जाए जिस वर्ब को दो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो, यानी वो दो ऑब्जेक्ट ले सकती है। तो दोनों ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं कि आएंगे ही, कभी कभी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दिया, क्या दिया, पेन दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया, हिम को दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अभी देखो, अगर आप चाहें वाक्य के अंदर हमेशा आपको, अगर मेन वर्ब के पास में डबल ऑब्जेक्ट है तो ध्यान से सुनेगा, जब भी मेन वर्ब के पास में डबल ऑब्जेक्ट है तो ये क्रम रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, आपका दूसरे नंबर पर। लेकिन अगर आप इस क्रम को, अगर आप इस ऑर्डर को अलग करना चाहें, आप ये चाहें कि भाई डायरेक्ट को पहले लिख दें और इनडायरेक्ट को जो है आप लोग बाद में लिखें, तो एक चेंजिंग करनी पड़ती है। क्या, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई गेव अ पेन टू हिम, आई गेव अ पेन टू हिम। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर पहले क्या था, गेव के बाद में तो हिम था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो पहले नंबर पर था, और पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये दूसरे नंबर पर था। लेकिन हमने क्रम को बदल दिया, हमने ये पेन को पहले ले आए और उसके बाद हिम को बाद में ले गए। तो जब हमने ये किया कि भाई दूसरे नंबर पर जो आता था उसको पहले पर ले आए, पहले वाले को बाद में भेजा, तो एक चेंजिंग हमको करनी पड़ी। वो चेंजिंग क्या थी, टू, एक प्रपोजिशन हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ा, एक प्रपोजिशन हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ा। तो या तो आप ये कहिए कि भाई आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको एक पेन दिया, या फिर ये कहिए आई गेव अ पेन टू हिम। तो प्रपोजिशन ऐड करनी पड़ेगी जब आप ये क्रम बदलेंगे। अगर इनडायरेक्ट पहले है डायरेक्ट बाद में तो सही है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट को पहले करेंगे इनडायरेक्ट को बाद में तो क्रम फिर बदल जाएगा। क्रम बदलेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रपोजिशन ऐड करनी पड़ेगी। अब यहां पर कोई आपसे ये पूछता है कि इस मेन वर्ब के पास में कितने ऑब्जेक्ट, तो आपका आंसर होगा, अब एक बच गया, अब केवल एक बच गया। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब का जो एक ऑब्जेक्ट है कि मैंने दिया, क्या दिया, पेन दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
मेन वर्ब के पास में रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो टू आया प्रपोजिशन, और हम सबको पता है कि प्रपोजिशन के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है वो प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां पर ये हिम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ये हिम जो है आपका वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अपेन। ठीक है जी। और यहां पर क्या था, यहां पर इस गेव वर्ब के ही दो ऑब्जेक्ट थे। यहां पर ये हिम किसका ऑब्जेक्ट था, वर्ब का। पेन किसका ऑब्जेक्ट था, वर्ब का। लेकिन यहाँ पर ये जो हिम है अब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और गेव वर्ब के पास केवल एक ऑब्जेक्ट रह गया। समझ रहे हैं? तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, हालांकि वर्ब में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में जानो क्या। कुछ वर्ब है हमारे पास में जो डबल ऑब्जेक्ट ले सकती हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में आप जान लो इस चीज को। देखो, सम वर्ब्स, सम वर्ब्स देखिएगा, सम वर्ब्स कैन टेक टू ऑब्जेक्ट्स, कैन टेक टू ऑब्जेक्ट्स, कैन टेक टू ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब है हमारे पास में जो दो दो ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, सभी नहीं ले सकती, कुछ ले सकती हैं। जैसे उनमें कुछ वर्ब है हमारे पास में, इस वर्ब को देख लो, ये वर्ब क्या है आपकी, गिव। तो एक वर्ब है आपकी गिव, इसके साथ डबल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। या एक वर्ब है आपकी ऑफर, इसके साथ डबल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। या फिर एक वर्ब है आपकी यहाँ पर गेट, इसके साथ डबल आ सकते हैं। बाय के साथ डबल आ सकते हैं, है ना। ब्रिंग एक वर्ब है आपकी, ब्रिंग, इसके साथ डबल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। हालांकि और भी है ऐसी 20 से 25 वर्ब जो है हमारे पास में, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वर्ब में आएंगे, वर्ब में हम लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो जरा सेंटेंस नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। भाई 12 में है कि सी ऑफर्स राम अ जॉब। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई सी ने ऑफर किया, तो आप कहेंगे क्या ऑफर किया, सी ने क्या ऑफर किया। तो क्या के जवाब में आएगा, सी ने एक जॉब ऑफर की। तो क्या के जवाब में जो बोला जाता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सी ने वो जॉब किसे ऑफर की, सी ने वो जॉब किसे ऑफर की, तो किसे के जवाब में क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब से क्या का जवाब, जॉब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब से किसे का जवाब, राम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो आप इस एग्जाम्पल को इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे यहां पर हमने जाना कि भाई आई गेव हिम अ पेन, और इसी को हमने कहा कि आई गेव अ पेन टू हिम। तो अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ये भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि सी, ध्यान से देखिएगा, सी ऑफर्स, सी ऑफर्स, यहां पर था राम आ जॉब, आप कह दो कि आ जॉब टू राम, आ जॉब टू राम। तो आप ऐसे भी चाहें तो सेंटेंस को कह सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई ऑफर्स क्या है आपकी, मेन वर्ब। मेन वर्ब से पूछेगा कि क्या ऑफर किया, तो आपका आंसर आएगा जो ऑफर की। तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद में जो आता है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो पहले वाले वाक्य को आप देखिएगा, यहां पर ऑफर्स के पास डबल ऑब्जेक्ट है, राम भी है और आजोब भी है। लेकिन यहां पर आप देखिएगा तो ऑफर्स के साथ में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही बचा, जबकि ये जो राम था अब ये प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट बन चुका है। आगे देखो, नेक्स्ट में आपके सामने है कि व्हाट मेक्स यू एंग्री। तो एक बात को शॉर्ट में समझिएगा, ये बात अब तक आप समझ गए होंगे कि क्या का जवाब होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसी का जवाब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक वर्ड है हमारे सामने, वो वर्ड क्या कहलाता है आपका, व्हाट, WHAT, व्हाट। ये जो वर्ड है ना हमारे सामने व्हाट, इसके डबल काम होते हैं। एक आप किसी भी वर्ड को उठाओ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसी भी वर्ड को उठाओ, अगर वो क्वेश्चन वर्ड है, अगर वो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न पूछने का काम होता है। लेकिन जो व्हाट है ये भी एक प्रश्न वाचक शब्द, यानी ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न ये भी पूछेगा। लेकिन इसके दो काम और भी होते हैं। क्या काम होते हैं, कि ये या तो वाक्य में बनता है सब्जेक्ट, या तो वाक्य में बनता है क्या, सब्जेक्ट, और या फिर ये वाक्य में बनता है ऑब्जेक्ट। इस बात को बहुत ध्यान से दिमाग में बिठा लो, एग्जाम्स में पूछा जाता है, अंडरलाइन करके पूछता है कि भाई अगर सेंटेंस में कहीं पर आपको व्हाट नजर आ रहा है, अगर सेंटेंस में कहीं पर आपको व्हाट नजर आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसके डबल काम होते हैं। या तो ये सेंटेंस में बनता है सब्जेक्ट, या फिर ये सेंटेंस में बनता है ऑब्जेक्ट। पता कैसे चलेगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। पता कैसे चलेगा, नॉर्मल है, आप देख लो। पहले वाक्य को देखिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले वाक्य में मेन वर्ब क्या है, तो आपका आंसर होगा मेक्स, मेन वर्ब है। तो हमेशा ये बात भी आपको पता होगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो नॉर्मली मेन वर्ब के पीछे ही आता है। तो यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, तो पहले दूसरे वाले बोलो। मैंने कहा कि अगले वाक्य में जो आपका मेन वर्ब है वो क्या है, तो आपका आंसर होगा डूइंग। डूइंग कैसी वर्ब है, मेन वर्ब। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई यहां पर इस मेन वर्ब का डूअर कौन है, इस मेन वर्ब का कर्ता, या फिर सब्जेक्ट कहूं, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन है।
तो आपका आंसर होगा ये डू करने का काम कौन कर रहा है, यू, यू ही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर बाकी बचा व्हाट क्या होगा, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर ये सब्जेक्ट मिल गया तो पक्का ये फिर ऑब्जेक्ट रहा होगा, पक्का ये फिर क्या रहा होगा आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा। बस यही सोच लो कि वाक्य के अंदर अगर वोट आ गया तो ये दो ही काम करेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये बात हम जानते हैं कि भाई अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट पहले से मौजूद है, भाई अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट पहले से मौजूद है तो बाकी दिमाग नहीं लगाना, सीधा बोल देना कि सब्जेक्ट तो अवेलेबल है, तो फिर ये जो व्हाट है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो अवेलेबल है। आगे देखो, अगर आप पहले वाले में देखिएगा तो मैं आपसे पूछता हूं कि मेक्स मेन वर्ब, अब इस मेन वर्ब को करने का काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, कोई यू नहीं है यहाँ पर, कोई ही नहीं है, कोई रोहन नहीं है, कोई सोहन नहीं है, यहाँ पर कोई कर्ता दिख नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा तो फिर यही जो आपका व्हाट है यही सब्जेक्ट है, यही क्या है, यही सब्जेक्ट है। सिर्फ इतना सा आपको पहचानना है, बाकी कुछ नहीं करना। कि भाई अगर अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो समझ लो बचा हुआ वर्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट नहीं मिल पाए तो समझ लीजिएगा फिर वर्ड ही क्या है, अगर सेंटेंस में अवेलेबल है तो वर्ड ही क्या है, वर्ड ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो सॉरी सब्जेक्ट है। आगे देखो, अभी सेंटेंस को समझते हैं, अगले में ही इज एन इंजीनियर। तो इस सेंटेंस में एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि एन इंजीनियर क्या है, एन इंजीनियर क्या है। तो कुछ लोग यहाँ पर जवाब देंगे ऑब्जेक्ट, बोलेंगे कि भाई ही इज वो है, वो क्या है, और क्या का जवाब तो ऑब्जेक्ट होता है। तो कुछ लोग यहाँ पर आंसर दे देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इंजीनियर है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अभी क्या होगा तो हम लोग आगे समझते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है, देखो जरा अगले एग्जाम्पल, अगले स्लाइड पर आ जाओ। अगला पॉइंट है हमारे सामने कॉम्प्लीमेंट, तो उसको समझो जरा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहा जाता है पूरक, हिंदी में क्या कहा जाता है, पूरक। इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट और भी होता है, आपको पता होगा, एक कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा, मतलब होता है प्रशंसा। तो बस अंतर केवल आई का है, अगर आप वहां पर देखोगे तो COMPLEMENT, और यहाँ पर क्या है आपका COMPLIMENT, तो अंतर केवल किस चीज का है, ई का और आई का। जब आई आता है कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, जब ई आता है तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। देखो आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने कहा ही हेल्प्ड, मैंने कहा ही हेल्प्ड आ डॉक्टर, ही हेल्प्ड आ डॉक्टर, पहला वाक्य। और इसी को मैंने आपके सामने कहा दूसरा, मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो मेरा मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपली कि ये वाला जो डॉक्टर है ये क्या है, और ये वाला जो डॉक्टर है आपका ये क्या है। तो आपके सामने दो एग्जाम्पल्स हैं, तो सिंपली आपका जवाब होगा कि भाई पहले एग्जाम्पल में मैं कहूँगा कि उसने हेल्प की, ये क्या है आपकी मेन वर्ब, ये क्या है आपकी मेन वर्ब। तो आप कहेंगे मेन वर्ब के बाद में पर्सन का जिक्र होता है, अगर मेन वर्ब के बाद में किसी पर्सन का जिक्र होता है तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो नो डाउट, बिल्कुल सही, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन आगे देखिएगा, आगे है आपका ही इज अ डॉक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इज क्या है, वर्ब में हम इस चीज को पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस में कहीं पर मेन वर्ब मौजूद नहीं होती, अगर सेंटेंस में कहीं पर मेन वर्ब मौजूद नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब ही फिर मेन वर्ब का काम करने लग जाती है। आगे जानेंगे इस बात को। तो वैसे तो कोई डाउट नहीं है, अगर मैं आपसे ये कह रहा होता कि भाई ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, तो आप यहाँ पर कहते हैं वर्किंग मेन वर्ब है और जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब इज अकेला है, यहाँ पर तो कोई मेन वर्ब है नहीं, तो आप यहाँ पर कहोगे यही क्या है, यही मेन वर्ब है, ठीक है जी। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर ही हेल्प करना क्या होता है, हेल्प करना क्या होता है, एक्शन होता है, हेल्प करना एक्शन होता है, एक्शन होता है। जैसे मैं कहूँ हेल्प करना, कुछ भी करना या ना करना, मैं कहूँ हेल्प करना, लिखना, पढ़ना, बैठना, ठीक है, दौड़ना या पढ़ना, कुछ भी ले लीजिए आप, जो भी कुछ करना होगा या कुछ ना करना होगा, तो हमेशा करना या ना करना क्या होता है, एक्शन होता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो कुछ भी होना या ना होना, वो कुछ है या फिर कुछ था या फिर कुछ होगा, कुछ भी होना या ना होना वो एक्शन नहीं होता है, वो होता है आपका अवस्था। वो क्या होता है, अवस्था, स्टेट, वो होता है आपका अवस्था, है ना, स्टेट, वो होता है आपका अवस्था यानी कि स्टेट। तो अब ध्यान से सोच के मुझे बताओ, कभी भी जो ऑब्जेक्ट आ सकता है वो हमेशा ऐसी मेन वर्ब जो एक्शन वर्ब है,
एक्शन वर्ब के बाद में ही ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर ये एक्शन वर्ब थी और क्या का जवाब था, सॉरी एक्शन वर्ब थी और किसे का जवाब था, तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट आ गया नो डाउट। लेकिन यहां पर ही इज तो एक एक्शन वर्ब नहीं है, ये तो एक स्टेटिव वर्ब है, ये तो एक्शन वर्ब है ही नहीं, ये कैसी वर्ब है आपकी, स्टेटिव वर्ब। ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये कैसी वर्ब है आपकी, स्टेटिव वर्ब। तो अगर ये स्टेटिव वर्ब है तो आप मुझे बताओ क्या ये डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे वाक्य जब आपको स्टेटिव वर्ब दे रखी हो, इज एम आर वॉज वर्ब ऐसा कुछ, तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। और ये किसकी विशेषता है, ही की विशेषता, कि ही इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर कौन है, ही है। तो ऐसे में जो ही है वो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट की ही तो विशेषता है, तो ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या ऐसे भी बोला जाता है कि जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं तो वहां पर ये सब्जेक्ट और वो एक ही हो जाते हैं, सब्जेक्ट और वो एक ही हो जाते हैं। जैसे एक बात हो समझो जरा, मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ चलो मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ, ऊपर देखिएगा। मान लो मैंने आपसे ये कहा, मैंने कहा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो यहाँ पर आप देखोगे ही और टीचर सेम हो गए, यानी आप कह सकते हो कि ही बराबर टीचर, ही बराबर टीचर, ही बराबर टीचर। या मैं आपसे कहूं, मैं कहूं कि आई वॉज एन इंजीनियर, आई वॉज एन इंजीनियर, इंजीनियर था नहीं था वो अलग बात है। तो वहां पर ये आई जो है आई और ये वाला जो इंजीनियर है ये आपके सेम हो गए, यानी आप कह सकते हो कि आई बराबर इंजीनियर, आई बराबर इंजीनियर। तो ऐसे केस में जब सब्जेक्ट और जिस जो उसकी विशेषता बता रहा है वो सेम ही हो जाए, जो उसकी विशेषता बता रहा है वो सेम हो जाए, तो मेरे दोस्त वहां पर इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो आप टीचर को क्या कहोगे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि भाई ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर ही और डॉक्टर सेम हो गए। एक वजह तो ये हो गई और दूसरी वजह ये भी है कि ये एक्शन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये एक्शन वर्ब है और ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आते हैं और एक्शन वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर जो डॉक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। आगे देखो, आप ये इस चीज को आप देख लीजिएगा कि भाई कॉम्प्लीमेंट होता है और कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एक छोटी सी बात और जान लो, एक छोटी सी बात शॉर्ट में जान लो कि कॉम्प्लीमेंट बनने का काम किस किस का होता है। तो कॉम्प्लीमेंट बनने का काम तीन जो है वर्ड्स है हमारे पास में। कॉम्प्लीमेंट बनने का काम जो होता है ना, या तो नाउन का होता है, नाउन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, या फिर प्रोनाउन का होता है, प्रोनाउन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, या फिर एडजेक्टिव का होता है, एडजेक्टिव सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इसके अलावा बात करूं एडवर्ब, नहीं बनता, एडवर्ब नहीं बनता। बात करूं कुछ और प्रपोजिशन, प्रपोजिशन नहीं बनता। तो सिंपल आप एक छोटी सी बात है, वन लाइनर है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, एट एग्जाम्स में पूछ लेता है, एयरफोर्स में पूछ लेता है। हालांकि फिर भी ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एरर के क्वेश्चन फाइंड करने में हमको हेल्प होगी कि कॉम्प्लीमेंट बनने का काम नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है, एडजेक्टिव का होता है, एंड बाकी कोई नहीं बन पाता है, ठीक है जी। चलो तो एक बात समझिएगा अब इसको ले लो, यहाँ पर जो इज था ये हेल्पिंग वर्ब था और ये मेन वर्ब था, ठीक है, ये अलग हो गया। अब आते हैं इसके बाद में हम लोग किस चीज पर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर। चलो आगे बढ़ जाओ जरा। चलो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए न्यू पेज ले लेते हैं, एक हेडिंग डालिएगा आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक हेडिंग डालना है आपको क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो अभी जो हमने जाना ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर आप उसको शॉर्ट में देखना चाहें मैं कहता हूँ आपसे सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई स्टेटिव वर्ब दिखाई देगी, स्टेटिव वर्ब है ना, स्टेटिव वर्ब। हालांकि जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब तो वहां पर आपको पता लगेगा कि भाई स्टेटिव वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, एक होती है लिंकिंग वर्ब और एक होती है आपकी नॉन लिंकिंग वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब में भी लिंकिंग वर्ब है, तो आगे की बातें आगे जानेंगे। तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब की फॉर्म में आपको इज दिख सकता है, एम दिख सकता है, आर दिख सकता है, वॉज दिख सकता है, वर दिख सकता है, विल भी दिख सकता है, शैल भी दिख सकता है,
तो अगर ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तो इन स्टेटिव वर्ब के बाद में दो केस बनते हैं। भाई हम सब जानते हैं कि भाई इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आईएनजी नहीं आ रही, अगर आईएनजी नहीं आ रही तो फिर उसके बाद में जो विशेषता बताने के लिए वर्ड आता है ना, जो विशेषता बताने के लिए वर्ड आता है वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हम बात कर रहे हैं किस चीज की यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। तो देखो जरा एक वाक्य देखिएगा, मैंने कहा वी सिलेक्टेड, मैंने आपसे बोला वी सिलेक्टेड राज, हमने राज को चुना मैनेजर के रूप में, हमने राज को चुना मैनेजर के रूप में। कई बार यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर एज दिया जाता है कि वी सिलेक्टेड राज एज मैनेजर, एज गलत होता है, वजह जानेंगे क्यों गलत होता है, वजह के साथ में जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल समझो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सिलेक्टेड क्या है, तो आपका आंसर होगा मेन वर्ब। और मैंने पूछा मेन वर्ब से बाद में जो राज लिखा है ये क्या है, किसे चुना। और हम सबको पता है कि भाई जो किसे का जवाब होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैनेजर क्या है, ये मैनेजर क्या है, ये बाद में लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सब्जेक्ट मेन वर्ब, किसे चुना मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन हो गया, अभी मैनेजर पर्सन तो है, पर्सन है तो, लेकिन फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में दो बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, दो बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आया तो या तो वो एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा, मिक्स हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि दो बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए दो बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में देखिएगा ये मैनेजर किसकी विशेषता है, राज की विशेषता है। तो ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको मैं एक डायरेक्ट फॉर्मेट में आपको लिख करके देता हूं कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको कोई ऐसी वर्ब दिखाई देगी जिससे हम नॉर्मली चुनने का काम करते हैं किसी को, ऐसी कोई वर्ब दिखाई देगी। कौन सी वर्ब दिख सकती है आपको, सेलेक्ट, आपको दिख सकता है सेलेक्ट, दिख सकता है आपको, है ना सेलेक्ट। चुनने वाली वर्ब आपको कोई यहाँ पर इलेक्ट दिख सकती है, ELECT इलेक्ट दिख सकती है। या चुनने वाली वर्ब यहाँ पर कोई चूज दिख सकती है, चुनना। या डिक्लेयर दिख सकती है, डिक्लेयर, ये भी चुनने के सेंस में आता है, किसी को कुछ डिक्लेयर कर दिया जाता है। या यहाँ पर आपको चुनने के सेंस में अपॉइंट दिख सकता है, अपॉइंट, किसी को किसी रूप में अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ये भी चुनने के सेंस में होता है। क्राउन, राजा चुनने के सेंस में क्राउन आता है, ये आ सकता है। या फिर यहाँ पर आपका किसी को कुछ बना देना, मेक, या बिकम आ सकता है ना, मेक या फिर बिकम आ सकता है। तो जो ऐसे वर्ड आपके सामने है ना, ये वर्ब आपके सामने है, तो जब आप सब्जेक्ट के बाद में कोई ऐसी वर्ब आपको दिख जाए, समझिएगा सब्जेक्ट के बाद में आपको ऐसी वर्ब दिख जाए तो उसके बाद में क्या दिखेगा, किसे चुना है, उसके बाद में दिखेगा किसे चुना है। और हम जानते हैं किसे का जवाब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आगे दिखेगा किस रूप में चुना है, आगे आगे दिखेगा किस रूप में चुना है, किस रूप में चुना है। तो जिस भी रूप में चुना होगा, मैनेजर के रूप में, इंजीनियर या फिर आपका कैशियर के रूप में, तो वही रूप जो होगा वही क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वही कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वही कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हमने जाने दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर वो ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अगर वो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो वही होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि भाई जब आपको सब्जेक्ट दिखे, फिर इनमें से कोई भी एक वर्ब आपको दिख जाए और इन वर्ब के बाद में किसे चुना गया है, राज को, मोहन को, सोहन को, अजय को, वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किस रूप में चुना गया है वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर कहीं पर आपको सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी दिख जाए, उसके बाद में जो आपको दिखेगा ना, जो इसकी विशेषता होगी सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट की विशेषता होगी वही कहलाएगा आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया नीचे वाला आपका क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब प्रैक्टिस पर आते हैं, जरा देखिएगा इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ मिक्स एग्जाम्पल हैं, तो मैं स्पीड के साथ में आपको बताता हूँ, इनकी प्रैक्टिस के साथ में। अभी फिलहाल पहले आप उसको एक बार खुद से कोशिश करके देख लो, लेकिन स्पीड के साथ में मैं आपको सभी के आंसर बताता हूँ। जैसे फर्स्ट पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था किसी भी सब्जेक्ट के बाद में अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर दिख जाए तो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में जो आगे वाला वर्ड कहलाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और वैसे ही यहाँ पर क्या है आपका, ही हेल्प, उसने हेल्प की, वो किसे हेल्प की या किसकी हेल्प की, तो ये जो मेन वर्ब के बाद में पर्सन दिखाई देता है ये क्या कहलाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, वहां पर वो स्टेटिव वर्ब थी, इसलिए क्या था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। आगे देखिएगा, ये रीच्ड, वो पहुंच गया, तो रीच से पूछोगे कहां पहुंच गया, अगर पहुंचा तो कहां, और कहां का जवाब है एक क्लर्क के घर पहुंच गया, तो यहां पर कहां का जवाब क्या होता है आप बताइएगा, एडवर्ब, तो ये कहलाएगा मेरे दोस्त एडवर्ब। ठीक है, तो ये देखो, ये एडवर्ब हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। और अगर मैं पूछूं वी मेड, हमने बना दिया, इसे बना दिया हिम को, तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस रूप में, मतलब अगर हमने उसको बनाया चुना तो किस रूप में चुना, तो मैंने अभी बताया था सेलेक्ट इलेक्ट मेड वगैरह जो वर्ब थी उनके बाद में किसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस रूप में चुना या बनाया, तो वो क्या था आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखो, ये परचेज उसने खरीदा, परचेज उसने खरीदा, क्या खरीदा, तो क्या के जवाब में जो बोला जाता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये कहलाएगा आपका क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे मैंने कहा कि आई शैल गो, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो गो से मैंने पूछा कहां, किसी ने पूछा कहां जाएंगे, तो मैंने कहा देयर, और कहां का जवाब क्या होता है बताइए, एडवर्ब होता है। देयर क्या है, कहां का जवाब है, एडवर्ब है। तो फिर इसी से पूछा गया कि अगर जाएंगे तो कब जाएंगे, व्हेन, कब जाएंगे, तो मैंने आंसर दिया टुमारो, कल, तो ये कब का जवाब है, और हमें पता है कि भाई कब का जवाब भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो देयर कहां का जवाब एडवर्ब, और टुमारो कब का जवाब एडवर्ब। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है जी, अगला है कि सी ओपन, उसने ओपन किया, उसने ओपन किया, क्या ओपन किया, दरवाजा ओपन किया, तो क्या का जवाब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो दरवाजा उसने कैसे ओपन किया, हाउ, दरवाजा ओपन करने का मैनर क्या था, एंग्रीली, गुस्से में किया, तो ये किस चीज का जवाब है आपका, कैसे का जवाब, कि उसने कोई काम किया तो कैसे किया, कैसे का जवाब क्या होता है, एडवर्ब होता है। हमने अभी जाना था थोड़ी देर पहले कि कब, कहां, क्यों, कैसे, इनका जवाब एडवर्ब होता है, क्या का जवाब मेन वर्ब से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसी का जवाब जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आगे देखिएगा कि आई स्लैप्ट, थप्पड़ मारा, किसे मारा, अ गर्ल, चलिए, तो ये क्या है आपका किसी का जवाब, तो ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कब, कब यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है, कब, ये कब है, और कब मतलब टाइम बता रहा है, तो कब का जवाब क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो स्लैप किसे किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कब किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट नहीं, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब देखो जरा, चलिए इसके बाद में जो क्वेश्चन है ये है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो डायरेक्टली मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, लेकिन मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, लेकिन पहले आपको एक काम करना है कि आपको ये खुद से एक बार करके देखने हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, या मान लो कि आप पहले आप सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद में, ट्राई करने के बाद में आप क्या करें, इसको एज अ सॉल्यूशन देख लें, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप अपनी स्पीड के साथ में स्पीड बढ़ाकर या फिर घटाकर देख सकते हैं। और ये भी कि आप जो है पहले खुद करें, जब आप खुद करते हैं तो उसके बाद में आपको वो आइडिया रहता है कि भाई मैंने यहाँ पर गलती की थी, और ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद में वो चीज़ लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है। मैं जल्दी से बताता हूँ, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपके पास में आपके साथ में जो है कुछ, ये मुझे लगता है कि 30 से 35 या 40 के आसपास क्वेश्चन है, तो मैं एकदम से इसके आंसर बताता जाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, तो केवल आपको आंसर ही तो देखना है। देखो जरा, पहले में पूछ रहा है कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, भाई कितनी साउंड्स होती हैं आप मुझे बताइए, हमने पढ़ा था 44 साउंड होती हैं। अब उन 44 साउंड्स में से पूछ रहा है कि कितनी वोबल साउंड होती हैं, तो आप सबने पढ़ा था कितनी होती है, 20 होती है। फिर पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर, कितनी होती है, 44 में से 20 हटा दो, कितनी होती है, 24 होती है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 24। आगे देखो, अगला है, नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज अ लेटर, लेटर क्या होता है, तो हमने जाना था भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलने के आधार पर साउंड, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखने के आधार पर वर्ड, सॉरी लेटर। तो यहां पर आप देखिएगा लेटर क्या है, तो सबसे छोटी इकाई होगी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, आगे दे रखा है कि वोबल लेटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो मैंने बताया थे वोबल लेटर्स को प्रोड्यूस किया जाता है वोकल कोड के द्वारा, और जो आपके कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है या तो लिप्स के द्वारा या फिर टंग के द्वारा। तो देखिएगा भाई वोबल लेटर को कैसे प्रोड्यूस करोगे, तो आपका आंसर होगा वोकल कोड। और इसके बाद में आगे है भाई, आगे है कॉन्सोनेंट लेटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो हम सबको पता है कि लिप्स से भी प्रोड्यूस होते हैं और टंग से होते हैं और लिप्स से भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे है कि हाउ मेनी वोबल लेटर्स आर देयर, तो आप सब जानते हैं 26,
हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर्स आर देयर, आप सबको पता है कि भाई 26 माइनस 5 21। आगे देखिएगा व्हाट इज अ वर्ड, तो वर्ड क्या है, वर्ड जो होता है वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, लेटर्स का। तो आप देखिए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, तो बस यहां पर क्या होता है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ये वर्ड्स हो जाता है, तो यहां पर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। और आगे है आपके सामने फाइंड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है आपको उसके लिए बताना है कि भाई अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। तो मैंने कहा पनिश, पनिश किया गया, पब्लिश सॉरी, ये है आपका पब्लिश किया गया, पब्लिश किया गया, क्या पब्लिश किया गया, किताब पब्लिश की गई, तो क्या का जवाब क्या होता है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो ये टिक कर दो। आगे है कि राम हेल्प, राम ने हेल्प की, तो मेन वर्ब के बाद में जो भी पर्सन आपको दे रखा होता है, मेन वर्ब के बाद में जो भी पर्सन आपको दे रखा होता है वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में केवल ऑब्जेक्ट गिवन है, तो इसी पर आंसर लगा दो, ऑब्जेक्ट होगा। आगे है दे आर डॉक्टर्स, तो मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद में स्टेटिव वर्ब आ सकती है, इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, वॉज बर आ सकता है, तो उस स्टेटिव वर्ब के बाद में जो सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए आता है वो क्या कहलाता है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, और ऑप्शन में आपको केवल कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो इसी पर आंसर लगा दो। आगे देखिए अगला है कि द बॉयज विल बी डांसिंग टुमारो, तो द बॉयज पर अंडरलाइन किया है, क्या है सब्जेक्ट है। द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी टफ, तो आप देखेंगे ये जो यहाँ पर आपकी वर्ब दे रखी है ना, तो वर्ब से पीछे वाला पोर्शन ये सारा ही पोर्शन क्या है आपका, ये सारा ही सब्जेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। द दे रीच्ड द सिटी, तो रीच मींस पहुंच गए, कहां पहुंच गए, कहां का जवाब क्या होता है आपका एडवर्ब होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। द सिटी आप दिख रहा है क्या है आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद में अगला है, इसके बाद में अगला है आपका आई नो द ट्रूथ, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तो क्या का जवाब क्या हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना था, ऑप्शन में खाली ऑब्जेक्ट है तो इसी को लगा दो। नेक्स्ट में है कि मोहन ऑफर्ड, मोहन ने ऑफर किया, किसे ऑफर किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या ऑफर किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो किसे ऑफर किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या ऑफर किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। वी वॉज कटिंग, हम काट रहे थे, क्या काट रहे थे, तो क्या का जवाब बी, तो क्या का जवाब क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वी ऑप्शन में है आपका सी ऑप्शन में ये हो जाएगा। इसके बाद में एक और आपको दे रखा है ही वॉज टीजिंग, वो टीज कर रहा था, चिढ़ा रहा था, किसे मुझे, किसे का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या होगा आपका बाद में आगे देखिएगा। तो नेक्स्ट है, अच्छा ये रह गया, देखो जरा नेक्स्ट है आपका माई अंकल इज अ डॉक्टर, ये स्टेटिव वर्ब के बाद में जब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम हो जाए है ना, अंकल बराबर डॉक्टर, तो आप कहेंगे ये क्या था आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद में एक है कि भाई द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी लेबोरियस, तो आप सबको पता है ये वर्ब है, वर्ब के इधर वाला पोर्शन क्या है प्रेडिकेट, और वर्ब के इधर वाला पोर्शन क्या है आप कहेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट में ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के पीछे वाला है आपका द स्टूडेंट, यही डिसाइड करेगा वर्ब को, और इसके मैंने 4 नाम बताए थे, 4 नाम क्या थे सब्जेक्ट वर्ड, मेन सब्जेक्ट, इफेक्टिव सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ड, है ना, एक होता है हेड वर्ड, तो ये आपका क्या है सब्जेक्ट वर्ड कह सकते हो, इफेक्टिव सब्जेक्ट कह सकते हो, मेन सब्जेक्ट कह सकते हो, तो आंसर देखो जरा सब्जेक्ट वर्ड, यही आपका भी आंसर हो जाएगा। आगे देखो सब्जेक्ट को छोड़कर क्या बचा प्रेडिकेट, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ना आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दिस कॉलेज, जो कि इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है ना, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, पूछ रहा है कि इसमें प्रेडिकेट क्या है आरबीसी, ये वाला आरबीसी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। 26 में व्हाट इज सी डूइंग नाउ, तो मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में कहीं पर व्हाट आ जाता है तो इसके दो काम होते हैं, या तो ये सब्जेक्ट बनता है या फिर ये ऑब्जेक्ट बनता है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या है सब्जेक्ट, आप खुद ही सोच लो, अगर सब्जेक्ट पहले से ही दे रखा है मेन वर्ब, मेन वर्ब का सब्जेक्ट पहले से ही दे रखा है तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आप सीधा कह दो कि क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, यही है ऑब्जेक्ट, आंसर होगा आपका ये ऑप्शन, ठीक है ना। अगला है आपका द टेम्परेचर वॉज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉज वर्ब इज एम आर और विल बी शैल बी के बाद में तो आता है ये विशेषता बताने के लिए सब्जेक्ट की विशेषता, यही क्या कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर होगा आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला है कि द कंडीशन ऑफ हिज फादर इज नॉट गुड, पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट,
तो आप कहेंगे ये वर्ब के इधर वाला क्या है, प्रेडिकेट, और वर्ब के इधर वाला क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट। और कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर जो प्रपोजिशन आती है, कल मैंने आपको बताया था, ये कंप्लीट प्रपोजिशन के पीछे वाला ही होता है, कौन, मेन सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, पूछा है कि मेन सब्जेक्ट क्या है, तो मेन सब्जेक्ट कौन है, यही है द कंडीशन, इसी पर आंसर लगा दो ना। और एक देखिएगा, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन एस सेक्शन, ऑब्जेक्ट किस सेक्शन में यूज किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट आप सबको पता है भाई, सब्जेक्ट के बाद में प्रेडिकेट आता है, प्रेडिकेट में ही ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसी में वर्ब भी हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, प्रेडिकेट में आएगा। फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिए गए वाक्य में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ करके बताना है। तो आप देखिएगा, मोहन प्रोमिस्ड, मोहन ने वादा किया, मोहन ने वादा किससे किया है, मुझसे। मेन वर्ब के बाद में जो पर्सन है वो तो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब के बाद में जो क्या का जवाब है कि उसने क्या वादा किया है, तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन से पार्ट में, डी पार्ट में। तो आपको आंसर लगाना है, डी पार्ट कहाँ पर है आपका, सी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा इसमें आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं कुछ बचे हुए हैं, मुझे लगता है 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो ये क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये जितने भी क्वेश्चन आपको केसीजी के जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सर्च करेंगे, आप इस नाम से सर्च करेंगे कि भाई केसीजी एकेडमी, केसीजी एकेडमी, केसीजी एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और उसमें जो क्लासेस का, ऑफलाइन क्लासेस का शेड्यूल है वो भी आता रहता है, और जितनी कोई पीडीएफ्स वगैरह होती हैं वो भी इस ग्रुप में जाती हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा करने का, और उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चंस अभी और भी हैं वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, और प्रैक्टिस सेशन हम लोग चैप्टर के बाद में करते ही हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन तो खत्म हो गया था, और प्रैक्टिस हमारी चल रही है, जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, वो क्या होगा आपका नाउन।